केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सह प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत और केदारनाथ उपचुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि बैठक में केदारनाथ उपचुनाव और कई मामलों पर चर्चा की गई है। साथ ही ये तय किया गया है कि 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की एक फिजिकल बैठक होगी, जिसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव में जीत के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। राजनीतिक चर्चाएं होती है जूम मीटिंग में। हमारे आदरणीय प्रभारी शैलजा जी और दोनों सह प्रभारी प्रगट सिंह जी और शर्मा साहब उसमें थे और चारों पर्यवेक्षक थे। आदरणीय हमारे यशपाल आर्या जी सीएलपी लीडर साहब थे, प्रीतम सिंह जी थे, हरीश रावत जी थे और मैं था। और उसमें गहन चर्चा हुई है और ये तय हुआ है कि 24 तारीख को दिल्ली में फिजिकल बैठक करी जाएगी और उस बैठक में सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे कि हमको राजनीतिक रूप से केदारनाथ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। कैंडिडेट के विषय में भी चर्चा होगी, कब उसकी घोषणा करें। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर अभी भी जद्दोजहद जारी है। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी में भी कशमकश का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसी को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि आज पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और केंद्र के चिंतन मंथन के बाद ही एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उपजिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी भी की। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह की दीर्घायु की कामना की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही सीएमएस को चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस महान नायक का जन्मदिन आज है और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हों और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। 3 श्रेणी में जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की है। हमारे अन्य सभी युवा साथी, तो ये तीनों कैटेगरी चूंकि युवा विभाग से भी संबंधित है, महिला सशक्तिकरण विभाग से भी संबंधित है और शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तीनों विभागों का संयुक्त रूप से एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए
नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। देहरादून में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। बता दें कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। अब राजनीतिक दल हैं, कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें अपने अवसर तलाशेगी। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम हैं तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। तो सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के साथ साथ समाधान भी आना चाहिए। हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून के शिक्षा विभाग के कार्यालय में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शिक्षा विभाग की डीजी झरना कामठान ने बताया है कि बैठक में क्लस्टर स्कूल के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई है और खराब स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आने जाने के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी। इसी के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई। और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थूक जिहाद मामले के बाद अब पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। मसूरी के शहीद स्थल पर भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने कई संगठनों के साथ तांडव रैली में शामिल होने पर सहमति जताई है। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा है कि राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ भी आज तक
भी जो जनता है वो परेशान है। जमीनें बाहरी लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली का आयोजन किया जाएगा। सभी लोगों से ये कहा है कि उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है। इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम ये तांडव रैली निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है। और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी वहाँ बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। अल्मोड़ा में पुलिस ने 11 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। लोधिया बैरियर के पास चेकिंग के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल में भेज दिया है। एसएसपी देवेंद्र पीचा का कहना है कि पुलिस तस्कर से पूछताछ कर उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। देखिए, नशे के खिलाफ हमारा अभियान लगभग लगातार जारी है, जिसमें हम लोग किसी तरह से कोई टॉलरेंस नहीं कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। इसी पे आज अल्मोड़ा में ही एसओजी और अल्मोड़ा जो थाना पुलिस है उनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसे कब्जे से लगभग 11.78 ग्राम में स्मैक बरामद की गई है। और भी जो इसके साथ में साथी जो भी रहेंगे, जहाँ से लाएँ उनके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र है और भविष्य में भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी।